Now the frictional force. Frictional forces act along the surface between two bodies whenever one moves or tries to move over the other, and in a direction so as to oppose relative motion of the surface. Sometimes it is desirable to reduce friction to a minimum, but in other cases its presence is essential. फर्स्ट ऑफ ऑल कि फ्रिक्शनल फोर्सेस कहाँ से डेवलप होती है? जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के साथ इंटरैक्ट करता है। आप ये कंसीडर कर सकते हैं जैसे एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर हमने कोई पेन रखा है। तो पेन की जो सरफेस है या दो टू बॉडीज है। मैकेनिक्स में अब हम टू बॉडीज एंड ऑब्जेक्ट्स के लिहाज से बात करते हैं। तो अब ये टू बॉडीज हैं, एक पेन की बॉडी है, एक टेबल की बॉडी है। द इंटरेक्शन बिटवीन दैम कि एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर रखी हुई है, तो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट इट प्रोड्यूसेस द फ्रिक्शनल फोर्स। और जब अगर आप उस पेन को ड्रैग करने की कोशिश करें, यू रिक्वायर्ड अ फोर्स। पेन खुद तो नहीं मूव करेगी ना टेबल के ऊपर, तो वो जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो फोर्स किसको ओवरकम करती है? यानी अगर जब तक आप फोर्स वो अप्लाई नहीं करते तब तक वो पेन अपनी स्टेट पे रहता है, यानी वह इन कांटेक्ट उसी जगह पे मौजूद रहता है। सो जब दो बॉडीज में से कोई एक बॉडी या दोनों बॉडीज एक दूसरे की रिलेटिव मूव करती हैं, तो उनकी मूवमेंट को जो अपोज करती है फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ द टू सर्फेसेस क्रिएट होती है। अब फ्रिक्शनल फोर्स यूजुअली जब आपने कोई चीज कोई आपने सामान पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह, तब फ्रिक्शनल फोर्स जो है, जब आप उसको मूव कर रहे होते, ड्रैग कर रहे होते उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस पे ले जाने के लिए, तब वो फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करती है मोशन। In order to overcome that frictional force or frictional effect, you have to apply more force. तो इन केसेस में it is undesirable, you require to minimize the friction. लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे वी आर अनेबल टू वॉक अगर फ्रिक्शनल का इफेक्ट ना हो। फ्रिक्शनल पुश ऑन द ग्राउंड ऑफ द सोल जो है वो हमें ये प्रोवाइड करती है। जैसे कंसिडर करें कि आप न्यू शूज लेते हैं, न्यू शूज की सरफेस क्या होती है? बहुत स्मूथ होती है, इट इज पॉलिश, सो देयर इज चांसेस ऑफ स्लिपिंग। लेकिन फ्रिक्शनल इफेक्ट जब रफ हो जाता है आपका शू का सोल विद द सरफेस, जब इंटरैक्ट करता है तो उसमें ज्यादा फ्रिक्शनल इफेक्ट क्रिएट होता है, तो इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम स्लिपिंग। ठीक है? तो अदरवाइज द feet will slip backwards as when one tries to walk on icy road। यानी जितनी सरफेस पॉलिश होगी उतना ही मिनिमाइज हो जाएगा फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन जो है, इस फ्रिक्शन की मिनिमाइज होने से आपको स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये जो स्टडी है फ्रिक्शन का इफेक्ट जो है, नॉट ओनली हमारी डेली लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये एक पूरी साइंस है जिसको ट्राइबोलॉजी कहते हैं। ट्राइबोलॉजी डील्स विद कि मशीनरी के अंदर, जब मशीनरी के अंदर नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का आपका मशीनरी है, उसमें नंबर ऑफ पार्ट्स हैं जो जब मूव करते हैं तो एक दूसरे के साथ उनकी सरफेस इंटरैक्ट करती है, और ड्यू टू द सरफेस इंटरैक्शन फ्रिक्शनल फोर्स इज क्रिएटेड। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स जहां हम कहते हैं ना रगर है, दोनों दो सरफेसेस की आपस में रगर है, ड्रैग जो उसमें प्रोड्यूस है, इट कैन प्रोड्यूस वेयर। वेयर मीन कि उसके अंदर खराबी पैदा कर सकती है, उसको तोड़ सकती है, उसको उस पुर्जे में से कुछ पीसेस जो है, डेब्रिस जो है, वो निकल सकते हैं। तो फ्रिक्शन जो है उसको रिड्यूस करना जरूरी होता है बाय यूजिंग सम लुब्रिकेशंस और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जो इंस्ट्रूमेंट आपका मूव कर रहा है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स और हम कंसीडर करें इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं,
वो अपने वर्क करते हैं। इसी तरह सिमिलरली हम अगर कंसीडर करें एग्जांपल ऑफ अ कार, कार के अंदर भी नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, और वो पार्ट्स जब चलती है कार तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल इफेक्ट। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द वेयर ऑफ दोज पार्ट्स हम लिब्रिकेशन करते हैं, ब्रेक ऑयल डालते हैं, ठीक है। आपके ब्रेक ऑयल जो क्या करता है, वो पार्ट्स में जो लिब्रिकेशन की वजह से आपस में वेयर नहीं होता, और वो हीटिंग इफेक्ट में, क्योंकि जहां पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगी इट विल प्रोड्यूस अ हीटिंग इफेक्ट। अब वो हीटिंग इफेक्ट किस तरह से आता है, जैसे आप देखते हैं ऑन द रोड्स की बाजू का टायर्स की निशान नजर आते हैं रोड्स पे, इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शनल इफेक्ट। जब कार जो है एक खास ज्यादा स्पीड से मूव करती है, जितना ज्यादा रिलेटिव मोशन होगा उतना ही ज्यादा इफेक्ट होगा फ्रिक्शनल, अपोजिंग फोर्स ज्यादा होगी। अब उसकी अपोजिशन की वजह से जब इन दोनों को ड्रैग होती है तो उसमें जो कार की जो कार के टायर्स और रोड के दरमियान जो इंटरफेरेंस में आपका फ्रिक्शनल इफेक्ट क्रिएट होता है, दिस अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूसेस हीट, और वो हीट जो है वो मेल्ट कर देती है कार के टायर्स को, तो वो मार्क्स जो हैं आपको रोड पे नजर आते हैं। सो दिस वाज द बेसिक आइडिया ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। Now, here there is an example in order to measure the frictional force. अब इस फ्रिक्शनल फोर्स में ये देखें कि आपके सामने एक वुडन स्टैंड है, वुडन स्टैंड के ऊपर स्टील के रोलर्स रखे हुए हैं। स्टील के रोलर्स इस क्रैंक की वजह से, यहाँ पे ये जो क्रैंक आपको नजर आ रहा है ये क्रैंक, ये जब इसको रोटेट करेंगे तो ये स्टील के रोलर्स जो इसके साथ अटैच है ये रोल करना शुरू हो जाएंगे, अपनी ही जगह पे रोल करेंगे, ये मूव नहीं करेंगे आगे पीछे, ये अपनी जगह पे रोल करना शुरू कर देंगे। इस स्टील रोलर्स के ऊपर यहाँ पे देखिए ये एक वुडन प्लैंक रखा हुआ है, इस वुडन प्लैंक के ऊपर ये वुडन ब्लॉक रखा हुआ है। अब देखो कोई चीज है, अगर कंसीडर करते हैं कोई स्टील रूलर्स मूव कर रहे हैं और उसके ऊपर भी कोई चीज है, वुडन प्लैंक है, तो रोल करने की वजह से जब वो रोल करेंगे तो द प्लैंक विल मूव, उसका अंदर रिलेटिव मोशन आएगा। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग के साथ, यहाँ पे आप देखो ये जो है ना एक स्ट्रिंग के साथ, ये पुली के साथ कनेक्टेड है, ये क्रैंक से कनेक्टेड है और रोलर्स इसमें कनेक्टेड है। आप बिल्कुल इस तरह से कंसीडर करें कि एक स्ट्रिंग ली है, उसका एक एंड पुली के साथ अटैच किया है, बाकी सारे रोलर्स उसके इन बिटवीन अटैच हैं, और लास्ट एंड जो द नेक्स्ट एंड है, सेकंड एंड, इट इज अटैच टू द क्रैंक, और क्रैंक जो है वो हम मूव कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। यू कैन रोटेट द क्रैंक, और उस क्रैंक के रोटेट करने से ये स्टील के रोलर जो हैं वो रोटेट करेंगे, ठीक है। अब ये जो पुली है इट इज अटैच विद द स्प्रिंग बैलेंस। अब स्प्रिंग बैलेंस के साथ ये अटैच है, और स्प्रिंग बैलेंस मेजर करेगा द अमाउंट ऑफ और द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। अभी कंसीडर करते हैं कि ये वुडन प्लैंक के ऊपर जो वुडन ब्लॉक है, इनके दरमियान इंटरफेस, इनके दरमियान इंटरेक्शन है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो एक मतलब इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक सरफेस दूसरी सरफेस के साथ इंटरैक्ट कर रही है। अब जब ये स्टील रोलर्स मूव करेंगे, स्टील रोलर्स मूव करेंगे तो वुडन प्लैंक क्या होगा, वो मूव करेगा टुवर्ड्स द क्रैंक, और जब ये मूव करेगा टुवर्ड्स द क्रैंक, द वुडन ब्लॉक विल मूव टुवर्ड्स द पुली, यानी डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन पे वुडन प्लैंक मूव करेगा, जब क्रैंक जो मूव करेगा इस तरह, तो ये वुडन ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन के ऊपर मूव करेगा। अब इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जब आप ये क्रैंक के ऊपर जो कि स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच है, व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स, और अभी वुडन इतनी फोर्स अप्लाई की है कि ये वुडन प्लैंक मूव नहीं किया या स्ट्रेट, इट इज अबाउट टू मूव। अगर जहां को हम कहेंगे ये प्लैंक इज अबाउट टू मूव, द स्प्रिंग बैलेंस विल गिव यू द मैक्सिमम रीडिंग, ठीक है।
अब वो मैक्सिमम रीडिंग आपको मिलेगी। लेकिन जब ये वुडन प्लैंक जो है वो मूव करने मैम लगेगा तो ग्रेजुअली स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी। वो रिड्यूस क्यों मैम होगी? दोबारा बताइएगा, देखो ये प्लैंक दोबारा जो है, बताइएगा। ये प्लैंक जो है इट इज अटैच विद स्ट्रिंग टू द स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, अभी वो एट द स्टेट ऑफ रेस्ट है, अभी टाइटली जो है हम ये कंसीडर कर रहे हैं स्प्रिंग के साथ वुडन प्लैंक जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अभी स्प्रिंग बैलेंस आपको मैक्सिमम रीडिंग दे रही है। हमने क्रैंक के ऊपर फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी वुडन प्लैंक जो है वो मूव नहीं किया, इट इज अबाउट टू मूव। जब it is about to move, not moving, you will experience that spring balance will give you the maximum reading। वो maximum reading आपको maximum frictional effect की reading दे रहा है। जब आपका ये wooden plank move करने लगेगा, ये spring balance की reading जो है वो reduce होती जाएगी। रिड्यूस क्यों होगी? कि अभी वो आपकी स्ट्रिंग जो थी वो खिंची हुई थी, जब वो उसकी तरफ मूव करना शुरू हो गया वुडन प्लैंक, तब क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है वो रिलैक्स करती जाएगी। ठीक है, उसकी टेंशन रिलैक्स करेगी और स्प्रिंग बैलेंस जो है उसकी रीडिंग रिड्यूस होगी। जो पॉइंट है कि जब आपका प्लैंक वॉज अबाउट टू मूव, इट वॉज नॉट मूविंग, जब वो मैक्सिमम वैल्यू जो देता है, दैट इज नोन एज द limiting frictional force, and limiting frictional force is considered to be the maximum frictional force। ठीक है, यहाँ पे ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है। और हम ये कंसीडर करते हैं कि जब आपके ये प्लैंक मोशन शुरू कर देता है, मोशन शुरू करता है, तब वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है फ्रिक्शनल फोर्स। इट इज नोन एज द स्लाइडिंग काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से देखने के लिए क्या कंसीडर किया कि अभी तो ये हमने रिलेशन किसका बताया कि ये प्लैंक के मूवमेंट का रिलेशन बताया। अब इसके ऊपर एक वेट रख दिया, दिस इज द वुडन ब्लॉक। ठीक है, अब वुडन ब्लॉक रख दिया गया है इस प्लैंक के ऊपर। द ब्लॉक कैन बी सेट ऑन द एज टू सी द फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द सर्फेस। द नॉर्मल force N exerted by the plank on the block equals the weight of the block. The effect on the frictional force of bearing N can be found by placing weights on the block। अब ये देख लीजिए कि अगर कि इन ऑर्डर टू चेक कि एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर के भी ये डिपेंड करता है। आप एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट को किस तरह से बढ़ा सकते हैं कि देखो कंसीडर करो कि आपने दो सर्फेसेस को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, अगर एक सरफेस के ऊपर आप वेट रख देते हैं तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट और मजबूती से एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगी, उनका इंटरफेस और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, यानी आपने वुडन प्लैंक के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, अब उससे क्या होगा, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इंक्रीज कर जाएगा। अब वेदर द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्शनल फोर्स, तो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है कि एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रिक्शनल फोर्स। जब दो सरफेस में एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रिक्शन, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, हर एक मटेरियल की एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। कंसीडर कर यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, और चेयर जो है वो एक नॉर्मल रिएक्शन, आपका वेट जो है इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड विच इज ड्यू टू द ग्रेविटी, देन चेयर इज एक्टिंग नॉर्मल। नॉर्मल किसे? नॉर्मल टू योर नॉर्मल टू इट्स सरफेस, यानी उसकी डायरेक्शन किस में होगी कि जो डायरेक्शन आपकी वेट की डाउनवर्ड है उसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली ऊपर अपवर्ड हो डायरेक्शन हो। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो बैलेंस करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को। अब वो जब आपस में बैलेंस हो गई फोर्सेस, तो इट मींस कि एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना भी बढ़ा दें उससे आपकी फ्रिक्शनल फोर्स पे इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी। कि इफ द नॉर्मल रिएक्शन इज कांस्टेंट, तब हम कंसीडर करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट होती है एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टू सर्फेसेस में। सेकेंड थिंग कि फ्रिक्शनल फोर्स उसी वक्त आपको फील होती है जब रिलेटिव मोशन होता है। अब ये कंसीडर कर रहे हैं
कि फ्रिक्शनल फोर्स इज मैक्सिमम जब एक बॉडी मूव नहीं कर रही, मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपने उस बॉडी को मूव करवाना है, relative motion प्रोड्यूस करना है, तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द relative motion आपको फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, वरना दोनों की फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस जो लाई कर रही है वो इतनी मैक्सिमम है कि वो उसको मूव नहीं करने देगी। हमेशा जब भी एक बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी, द फ्रिक्शनल फोर्स विल अपोज इस रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या का मतलब क्या है? जैसे आप अभी आपने रिलेटिव थ्योरी भी पढ़ी है, तो रिलेटिव मीन्स कि एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस के लिहाज से दूसरे सरफेस का मोशन, दिस इज नोन एज द रिलेटिव मोशन। सो उसके जो पॉइंट्स उनमें फ्रिक्शनल फोर्स के इन्होंने कंसीडर किए, उसमें दो पॉइंट्स उसमें कंसीडर किए गए। दैट वाज समराइज करके उन्होंने लॉ ऑफ फ्रिक्शन को लिखा है कि द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेस अपोज देयर रिलेटिव मोशन, कि जब भी कोई रिलेटिव मोशन होगा फ्रिक्शन फोर्स विल अपोज इट, और इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन फोर्स यू हैव टू अप्लाई force that that can overcome this opposition. Second, the friction force is independent of the area of the contact of the two surfaces if the normal reaction is constant. अगर नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, तब आपका वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर नॉर्मल रिएक्शन इज कांस्टेंट, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट। Third point, when the surfaces are at rest, the limiting friction is the maximum frictional force, is directly proportional to the normal force. कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, मीन्स कि आपका जो फोर्स है और जो नॉर्मल का जो रेशियो है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। When motion occurs, the dynamic frictional force is directly proportional to the normal force. यानी ऑलवेज जब भी आपकी बॉडी जो आइदर एट द स्टेट ऑफ रेस्ट होगी या मूव कर रही होगी, उसमें ये जो फोर्स है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है। अच्छा, अब इसमें पहले आप इससे रिलेटेड पूछ लें अगर कोई और कोई क्वेश्चन पूछना है, बाकी तो सारी डेरिवेशन की फॉर्म में वो फिर मैं आपको करवा देती हूँ। हाँ जी। नो मैम। जी पूछे। एक मिनट, माइक आपके माइक आप ऑन कर सकते हैं। नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं। समझ आ गया? यस मैम। आगे इसकी मैम ये जी जी बोलो। लॉन्ग में हाँ जी, लॉन्ग में आता है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा। नेक्स्ट में कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग एंड डायनामिक फ्रिक्शन को उन्होंने डिनोट किया हुआ है, क्योंकि हमने रिलेशन दे रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे क्या है, ये जो जो कांस्टेंट है, जो पहला ये रिलेशन देख रहे हैं ना कि एफ ओवर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज रिप्लेस्ड बाय कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग एंड कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन, म्यू यू एस और यू के की फॉर्म में इस रेशियो को उन्होंने कंसीडर किया हुआ है। ठीक है। और फॉर द टू गिवन सर्फेसेस द काइनेटिक dynamic frictional coefficient of dynamic friction is less than the coefficient of limiting friction. It is obvious क्योंकि F जो है, that is the frictional force, the limiting frictional force is always greater than the dynamic frictional force, क्योंकि limiting frictional force is the maximum force। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है फ्रिक्शनल फोर्स का जब हम कंसीडर करते हैं the two surfaces are about to move। जब प्लैंक जो था it was about to move, it was not moving, तब फ्रिक्शन का इफेक्ट जो था मैक्सिमम था। अच्छा, उसके बाद इन्होंने इसको
एक इंक्लाइन प्लेन की फॉर्म में कंसीडर किया है कि आपका ये ब्लॉक के इन ऑर्डर टू मैयर के किस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स को मैयर किया जाता है, ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह से किया गया है। अब इसमें देखिए, कंसीडर करें एक इंक्लाइन प्लेन, ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन किसको कहते हैं? जो सरफेस पे किसी एंगल के ऊपर एंगल बनाता है वो इंक्लाइन प्लेन कहलाता है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे ये एंगल बना रहा है, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा। उसके ऊपर हम कंसीडर करते हैं ये एक मैस या ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक का वेट जो है वेट विल बी एक्टिंग स्ट्रेट डाउनवर्ड, ठीक है, हमेशा ड्यू टू द ग्रेविटी इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, ये सरफेस है तो इसके ऊपर ये उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। ऑलवेज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होती है? परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। ये सरफेस थी, उसके ऊपर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के लिए हमने कंसीडर। और इसके ऊपर अगर आपने इस इंक्लाइन प्लेन को मूव करवा रहे हैं, इट इज मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है, अपने वेट की वजह से अगर वो डाउनवर्ड मूव करेगा या एट द स्टेट ऑफ रेस्ट होगा, तो इसकी मूवमेंट हमेशा मूवमेंट किस तरफ होती है? ऊपर से नीचे की तरफ होती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग फोर्स है, उसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसी को हमने कंसीडर करना, अब ये जो नंबर ऑफ फोर्सेस हैं इनको देखते हैं। अब द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये अपने स्टेट पे रेस्ट पे है ब्लॉक। ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, अब ब्लॉक जो है अपने स्टेट पर रेस्ट है, ऊपर नहीं होता नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से, वरना ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स चाहती है कि इसको ऊपर ले, लेकिन इसका वेट जो है वो बैलेंस कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को। लेकिन यहाँ पे आप देखती हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और जो वेट है उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। तो रिएक्शन फोर्स किस तरह से होनी चाहिए कि अगर एक बॉडी को है तो अगर ये अपवर्ड है तो दूसरी डाउनवर्ड होनी चाहिए सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन के लिए हम, इसका मतलब है उसका कोई कंपोनेंट है। तो ये अगर हम ये करें, यहाँ पे एंगल यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, और दिस इज एम जी कॉस थीटा, और इस पे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर लो तो ये बन जाएगा एम जी साइन थीटा द वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेट, जबकि ये फोर्स इस डायरेक्शन में और ये फोर्स इस डायरेक्शन में, फोर्स विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। यानी ये दोनों फोर्सेस हैं जो देखिए एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, ये हमने रिलेशन में। अब जैसे कि हमें पता है, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वो एट द स्टेट ऑफ रेस्ट है, इट मीन यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। सो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस एन, ठीक है। एफ जो है वो म्यू एस एन के इक्वल होता है, ये रिलेशन आपको आपने देखा, म्यू एस इज इक्वल टू एफ ओवर एन, हमने इसमें से ये डिटरमिन किया है, ठीक है। इसमें से ये आप डिटरमिन किया है, तो ये म्यू एस एन जो हमने फोर्स की फॉर्म में ये वैल्यू डाल दी, इट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा की फॉर्म में आ गया। अच्छा, अब हमारे पास हमने अगर डिटरमिन करना है इसके अंदर से लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, इस और इसको क्या करेंगे, ये वाले इसको डिवाइड कर देंगे बाय दिस इक्वेशन, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये वाला आपका दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या बनता है,
कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसका मतलब है tan थीटा और थीटा, इसमें थीटा अगर हम कंसीडर करें तो इट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हमारे जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी इंक्लाइन प्लेन आपने किस एंगल पे रखा है उस पे डिपेंड करता है आपका फ्रिक्शनल इफेक्ट। यानी एक ऑब्जेक्ट को अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे से ड्रैग करना है तो इट इज डिफिकल्ट। अगर आपने उसको एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ड्रैग करेंगे तो इट बिकम्स इजी, क्योंकि फ्रिक्शनल इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है। फ्रिक्शनल इफेक्ट रिड्यूस क्यों होता है? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is proportional to the angle of friction, which is the angle of inclined plane। जी, यहाँ पे आपका ये कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो मैम। क्लियर है? अब सबको क्लियर है? यस मैम। ओके। नेक्स्ट नेचर ऑफ फ्रिक्शन भी पढ़ना है। 2 मिनट लगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। यस मैम, नेक्स्ट क्लास में आप बता दीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट